हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से एमपी टेट का जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पर्यावरण का जो आज पेपर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के औपचारिक मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के औपचारिक मूल्यांकन में किसे शामिल नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है उसे शामिल नहीं किया गया है। इसमें छात्रों की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये जो हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक ऐप में जो भी टेस्ट सीरीज दी गई है उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस की विशेषता है। ईबीएस की विशेषता कौन सी है। ठीक है ना, ईबीएस की विशेषता कौन सी है। और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ईबीएस एक संयुक्त क्षेत्र है। और इसके अलावा ईबीएस एक संयुक्त क्षेत्र है और ईबीएस एक प्रासंगिक है और ईबीएस जो है एक शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के शिक्षण अधिगम में एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी उपकरण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कहानी जो होता है एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस के शिक्षण अधिगम के लिए शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है इसे आपको बताना है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो है शिक्षक ज्ञान के निर्माण करने में छात्रों की मदद कर सकते हैं और ईबीएस का उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाना है। तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे इसके। देन अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस में ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईबीएस के ज्ञान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ईबीएस के ज्ञान के निर्माण में जो है शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी और कक्षा के बाहर ईबीएस को सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना ही ईबीएस के ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ईबीएस शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना ईबीएस के शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों को खोजपूर्ण एवं हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना, बच्चों की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ईबीएस की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आवश्यक रूप से क्यों नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बच्चों को उचित अंक प्रदान करने के लिए उनके आकलन पर ध्यान केंद्रित करना जो है आवश्यक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक एवं संचार कौशल विकसित करने में छात्रों को सीखने में अवसर प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, समूह में चर्चा करना जो है छात्रों को सीखने में अवसर प्रदान करता है। ओके, देन इसके बाद प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के माध्यम से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना खालिस्तान न्यूनतम पर जोर देना है। किस पे जोर देना होता है। तो इसमें जो है ए और बी दोनों पक्षपात एवं भेदभाव दोनों पर जोर देना कहलाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देन निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है। तो गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है। तो चार्ट जो होता है वह गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया जो हम लोग खेतों में डालते हैं पौधे की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण बीज है जिसका उपयोग किया जाता है। तो नीम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वनों की कटाई से वायुमंडल में ग्रीन हाउस पौधों में वृद्धि कैसे होती है। वनों की कटाई करने से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। तो इसका मेन कारण क्या है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जंगल में काटे गए सभी पौधों को जला दिया जाता है, जिससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस वजह से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1, 2 एंड 3 मतलब जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग करना, वनों की कटाई करना, वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिषेक फल का उदाहरण नहीं है। अनिषेक फल का उदाहरण कौन सा नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सेव जो होता है अनिषेक फल का उदाहरण नहीं होता है। अनिषेक फल वे फल होते हैं जो आमतौर पर बिना बीज के होते हैं, ठीक है, और बिना निषेचन के विकसित होते हैं, उन्हें अनिषेक फल कहा जाता है। और सेव को जो है फॉल्स फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, और मालुस डोमेस्टिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और भी अन्य फलों का वैज्ञानिक नाम आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश में वन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। देन जब तीसरा चतुर्थांश का चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो तीसरे चतुर्थांश के चंद्रमा को जो है गिबन मून कहा जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है भारतीय राज्य जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र एवं राजस्थान का नंबर आता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का जो आकार है वह घुमावदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्की वे एक बड़ी वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा तीनों ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैलोरी से मापा जाता है ऊर्जा को, और 1 ग्राम में 1/28 औंस में ऊर्जा की मात्रा भिन्न होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेज गति से ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा जो होती है सबसे धीमी गति से ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, कड़कनाथ एक प्रकार का क्या है? तो कड़कनाथ एक जो है मुर्गे की प्रजाति होती है, जिसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है, और मुर्गे की एक भारतीय नस्ल है जो मध्य प्रदेश के धार एवं झाबुआ जिले में उत्पन्न हुई है। और इसे जुलाई 2018 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से अंकित किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपिको आंदोलन को चिपको आंदोलन के दक्षिणी संस्करण के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो जो इस आंदोलन की जो शुरुआत है वह है आपकी 1983 में की गई थी। अपिको आंदोलन को स्थानीय रूप से अपिको चालुवली के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण है। यह पांडुरंग हेगड़े द्वारा 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ एवं शिमोगा जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है, आंदोलन मूल रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों पर केंद्रित है, जैसे आंतरिक वन में पैदल मार्च करना, स्लाइड शो करना, लोक नृत्य करना, सड़क पर यात्रा करना, ये आदि सभी इस आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, सीढ़ीदार कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सीढ़ीदार कृषि में जो है गेहूँ, चावल, मक्का, इन सभी को जो है सीढ़ीदार कृषि में उगाया जाता है। और सीढ़ीदार कृषि आखिर होती क्या है? इस प्रकार की कृषि जो है पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। ये क्षेत्र मृदा अपरदन में पानी के अति प्रवाह के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, चावल, मक्का, जौ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल नदी कहलाती है, जो मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, और उसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ओके, देन मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? तो जवारा जो है सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य होता है, जो बुंदेलखंड में फसल नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, देन भारत में पंचायती राज व्यवस्था पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती समिति को किस स्तर पर कार्य करना चाहिए? ग्रामीण, खंड, जिला या फिर राज्य? कौन से स्तर पर कार्य करना चाहिए? तो इसे जो है प्रखंड स्तर पर कार्य करना चाहिए। ठीक है,
मध्य प्रदेश में किस जिले में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो भोपाल जिले में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत है। शहरी आबादी की कुल अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंदौर में है। ठीक है, ओके। न्यूनतम शहरी जनसंख्या डिंडोरी जिले में है। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला गलत है। कौन सी आहार श्रृंखला गलत है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा आहार श्रृंखला गलत है बोल रहा है। तो ये जो शैवाल, छोटी मछली, प्रोटोजोआ, बड़ी मछली, ये आहार श्रृंखला गलत है। बाकी इसके अलावा जितनी भी आहार श्रृंखला दी गई हैं सभी सही है। घास को कीड़े खाते, कीड़े को मेंढक करते हैं, पक्षी खाते हैं। पौधे को कीड़े खाते, कीड़े को पक्षी खाते हैं, पक्षी को बिल्ली खाती है। देन घास को टिड्डी खाती है, टिड्डी को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये सभी तीनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वह आपके 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक नया भाग 9A जोड़ा गया जिसे नगर पालिका कहा जाता है। और अनुच्छेद 243P से 243ZG के इसमें प्रावधान किया गया है। सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की? तो इंदिरा नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, 650 किलोमीटर। ओके, टोटल लंबाई 1095 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। और ये परियोजना जो है राजस्थान की प्यासी भूमि, रेगिस्तान भूमि को हिमालय के पानी से सींचने के लिए स्थापित की गई। ठीक है। और रबी की फसलों की खेती किसके दौरान की जाती है? तो रबी की फसल की खेती जो है किसके दौरान, कौन सा मौसम में की जाती है? तो रबी की फसल की खेती जो है यह शरद ऋतु में की जाती है। अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, सरसों होता है। खरीफ की फसल जो है जुलाई के पहले वर्षा में बोई जाती है। इसकी महत्वपूर्ण फसल जो है बाजरा, कपास और मूंगफली होती है। जबकि जायद की फसल मार्च और जून में बोई जाती है और इसमें महत्वपूर्ण फसल जो है तरबूज और कद्दू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह करके हमने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये जो है टेक्स्ट बुक ऐप जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो का हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।